90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाम का समय है और अगर हम आसमान की तरफ देखें तो पक्षी अपना झुंड बनाकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। साथ ही शो सुनने वाले बहुत से ऐसे लिसनर्स होंगे जो अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर रवानगी कर रहे हैं। सचमुच दोस्तों, घर में कितना सुकून मिलता है, लेकिन सुकून भी तब मिलता है जब हम कुछ काम करते हैं। तो कुछ ना कुछ काम जरूर करिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। इसी प्यारे से थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। और सफर के शुरुआत में आइए सुनते हैं सबसे पहले शिखा मयंक की आवाज में एक खूबसूरत गाना। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें, जैसे ये खुशबू हवा से। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें, जैसे ये खुशबू हवा से। तुमको ही मांगा है बस खुदा से, तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें, जैसे ये खुशबू हवा से। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें। मंजिल तू ही हम सफर हैं। कोई है तू, खोया हूँ मैं, जाने हम किधर हैं। तेरी जस्तजू है, तेरी आरज़ू है, तेरी जस्तजू है, तेरी आरज़ू है। तुमको ही मांगा है बस खुदा से। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें, जैसे खुशबू हवा से। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें, जैसे ये खुशबू हवा से। तुमको ही मांगा है बस खुदा से। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें। 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, आज हमारे साथ लाइन पर है आईपीएस ऑफिसर राजेंद्र कुमार जी, जो कि आरएसी 4th बटालियन चैनपुरा जमवारामगढ़ में कमांडेंट पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन पे। बिल्कुल नमस्कार, आप सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से।
जी सर। सर, अभी हमने देखा कि पुलिस अपने बिल्कुल ही अलग रूप में हमें नजर आई कोरोना के दौरान, और पुलिस दलों ने बहुत सहायता करी आमजन की। तो सर, आपके क्षेत्र में कोरोना के दौरान किस प्रकार के कार्य किए गए, क्या सर्विसेज आप लोगों के द्वारा दी गई? ये हमारी बटालियन है, RST की 4th बटालियन। इसकी जितनी कंपनी है वो जयपुर सिटी के अंदर है डिप्लॉयड, और एक कंपनी जयपुर ग्रामीण में है। हमारी जो महत्वपूर्ण कंपनी है वो है CM हाउस के अंदर, जो CM रजिस्टर्स की सुरक्षा करती है। तो जो जमरामगढ़ बटालियन की जो कंपनी है वो यानी ST सिटी और ST ग्रामीण के अंडर में काम करती है। उनको हम पोस्ट दे देते हैं। तो हमारी पोस्ट जो चार दीवारी क्षेत्र में रही, वहाँ मेन उन लोगों को जब रोका जाता था तो उनको समझाया जाता था कि ये कोरोना की बीमारी है, ये काफी घातक है, आप इसके लिए जो भी गाइडलाइंस दी हुई है स्वास्थ्य विभाग की और राजस्थान सरकार की, उसका पालना करें, और ये सब आपके हित के लिए है। आप घर के अंदर रहेंगे तो यानी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो उनको जितनी भी प्रसार सामग्री दी गई, मास्क वगैरह है, हैंड सैनिटाइजर है, इन सबका, और समय पर जो सामग्री वितरित की जाती है वो समय पर पहुंचे, और कोई बीमार वगैरह होता है तो उस टाइम पर अस्पताल पहुंचाना। तो ये इन सबसे जो जिला पुलिस है उससे कोऑर्डिनेशन करके हमारे जवान सारा काम करते थे। जी सर, बहुत चैलेंजिंग काम था ये, तो किस तरीके से प्लानिंग इसकी बनाई गई और किस तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट किया गया? इसके अंदर यानी क्या होता है कि जो बीट बना करके बीट वाइज पोस्ट डिप्लॉय की जाती है, वो है उसके ऊपर यानी प्लाटून कमांडर स्तर के हमारे अधिकारी होते हैं, जिला पुलिस के SHO और डिप्टी SP वो इसका सुपरविजन करते रहते हैं। जब कोई भी सूचना मिलती है तो उसको तुरंत यानी अस्पताल पहुंचाया जाता है, और अगर खाद्य सामग्री की अन्य कोई समस्या होती है तो उसको तुरंत वहाँ NGOs वगैरह या जो भी स्थानीय है उनकी सहायता से खाद्य सामग्री वितरण करना सारा काम किया जाता है। अब चूंकि यानी जयपुर चार दीवारी बड़ा क्षेत्र है, तो जो भी छोटी मोटी समस्या आती है पब्लिक समझा करके सारा काम दूर किया जाता है। इसमें DSO और यानी कलेक्टर साहब, इनकी भी काफी अहम भूमिका होती है। सर, क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ी ग्राउंड लेवल पे काम करने में, क्योंकि प्लानिंग का एग्जीक्यूशन जब किया जाता है असली प्रॉब्लम्स तभी हमारे सामने आती है? तो मेन प्रॉब्लम तो यही होती है कि ये बीमारी ऐसी है जिसके बारे में पब्लिक को भी इतना पता नहीं है। तो उनको एक तो जागरूक करना, दूसरा यानी तुरंत उनको समझाना कि ये है ना आपकी सुरक्षा घर में रहने में है, आप हैंड सैनिटाइजर करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, और जो 2 मीटर की दूरी आप बरकरार रखें, ये मेन चीज है। जी सर, आप पूर्व में एडिशनल SP महिला अत्याचार निवारण सेल में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताएं कि किस तरीके से आपने चीजों को अपने हाथ में लिया, किस तरीके के एक्शंस लिए निवारण हेतु? मेरा जो पोस्टिंग है एडिशनल SP महिला अत्याचार पुलिस हेडक्वार्टर रहा, तो पूरे राजस्थान राज्य के अलग अलग रेंज बना रखी है, उनके सुपरविजनरी अधिकारी लगा रखे हैं। तो जब कोई भी कंप्लेंट दर्ज होती है उसकी तुरंत यानी SR जारी हो जाती है और पहुंचती है हेडक्वार्टर, और उसके बाद में उसका 15 दिन के अंदर अगर अनुसंधान पूर्ण नहीं होता है तो उसके बारे में तुरंत जिले को लिखा जाता है कि तुरंत अनुसंधान पूर्ण करें। और यानी जब किसी मामले में अगर FR लगती है तो FR क्यों लगी, इसलिए लगी, उसका भी तुरंत ध्यान दिया जाता है। जहाँ तक महिला अत्याचार का निवारण का है, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है वो बंद कमरे में होता है और उसकी गवाही नहीं मिल पाती है। तो जो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो अक्यूज को डाला गया है, और अक्यूज को प्रमाण करना पड़ता है कि मैंने अत्याचार नहीं किया। तो वो सारी चीज महिलाओं को भी पता नहीं है, तो उनके अधिकार क्या है क्या नहीं है और किस प्रकार उनको सजग रहना चाहिए। तो मेन तो महिलाओं की शिक्षा इसमें अहम है, और दूसरा अगर वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी तो यानी वो किसी को आकित नहीं रहेगी तो अधिक अच्छे प्रकार से अपनी रक्षा कर सकती है। और जिला स्तर पर महिला सलाहकार केंद्र बने हुए हैं, वहाँ भी वो राय ले सकती है, और यानी कोर्ट में जिला विधिक सहायता समिति है, अन्य प्रकार के जो संगठन बने हैं वो भी समय पर जागरूकता प्रदान करते हैं महिलाओं को। स्कूलों में भी कई बार कॉन्फ्रेंस वगैरह की जाती है और कई सेमिनार्स वगैरह भी इनको जागरूक किया जाता है। जी सर, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि इतने सारे लॉज बन गए हैं महिला प्रताड़ना के लिए,
महिलाओं के खिलाफ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, हर किसी के लिए एक एक लॉ हमारे पास है। लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम है कि लॉज होते हुए भी अत्याचार जो है वो खत्म नहीं हो रहे। एक तो महिलाओं के जो समस्या है वो सामाजिक समस्या है। कानून बनाने से उसका थोड़ा सा कंट्रोल तो होता है, लेकिन इसका सोच बदलने की आवश्यकता है समाज की जी। और इसके लिए सबसे बड़ी जो मेरी राय में है, महिला जब शिक्षित होगी तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है और उनको पहले अपने आप शिक्षित करना और अपने पैरों पर खड़े होने की ज्यादा जरूरत है। और रही अत्याचार की बात, तो अगर वो खुद अपने अत्याचार के लिए खुद विरोध करेगी तो ज्यादा फायदा मिलेगा इसके अंदर। उसको खुद को कंप्लेंट करने के लिए तैयार होना चाहिए और किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। जी सर, आपको क्या लगता है कि लॉ के जो स्टूडेंट हैं वो तो इस बारे में पढ़ते ही हैं, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं वहां पर एक कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए इस तरीके का, जिसमें महिलाओं को उनके खिलाफ जो भी चीजें हो रही हैं उसके विरुद्ध में जो भी लॉज हैं वो उन्हें पढ़ाए जाएं ताकि वो सजग रहे। इसमें महिला अत्याचार का विशेष क्लास यानी जो जितने भी प्रोफेसर ले सकते हैं, पुलिस के अधिकारियों को बुला सकते हैं और जो एनजीओ डील करते हैं इस मामले में महिलाओं को समझाने का, बच्चों के अधिकार भी ले लगते हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। और यानी समय समय पर जो छोटे लेवल की क्लास है उसमें भी यानी छोटी छोटी लघु फिल्मों के माध्यम से बता सकते हैं कि ये है, इस प्रकार हम इसमें सजग हो सकते हैं। मेन प्रोसेस जागरूकता का है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे। पहला सम्मान है कि यानी जब मेरी माँ खुद की माँ है तो यानी मेरी सास भी मेरी माँ है, मेरी पत्नी अगर मेरी पत्नी है तो मैं बहन को अगर सम्मान देता हूँ तो अपनी पत्नी की बहन को सम्मान दो, उसकी भाई को भी दो। तो जो दोहरा मापदंड समाज है कि पत्नी के लिए महिलाओं के संबंध में अलग सोच है, आदमी संबंध में अलग सोच है, तो वो सोच बदलने की आवश्यकता है। जी सर, आपने बहुत सारे केसेस अपने कार्यकाल में देखे होंगे महिलाओं के। क्या हमें कोई एक ऐसा केस आप बता सकते हैं जिसमें एक महिला को आपने बहुत सशक्त रूप में देखा हो और खुद को न्याय दिलाने में जी तोड़ के मेहनत की हो? ऐसा कोई केस हमारे साथ शेयर करें प्लीज। ये मैं झुंझुनू में था, तब यानी एक महिला अत्याचार की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें यानी उसके साथ उसके जो प्रॉपर्टी का दे नहीं रहे थे उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो उसने रिपोर्ट दर्ज की, उसके तुरंत उसकी रिपोर्ट सुन करके इमीडिएट कार्रवाई की गई और यानी उसको यानी थाने में नहीं बुला करके वो सीधे वहीं गए घर पे और जो उनके जो एक्यूज पर्सन है उनको बुलाया गया और काउंसलिंग की गई। तो उनको समझ में आ गया कि यानी जब ये हमारी महिला हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं, हम भी इसकी रक्षा करें। तो उसके बाद में जितने भी जो उनके देवर जेठ वगैरह सब माफी मांगने लगे और महिला को तुरंत न्याय मिल गया और उसका कर बिगड़ने से बच गया। जी सर, कुछ देर पहले आपने महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र की बात की थी। सर, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए ताकि हमारे लिसनर्स को मालूम पड़ सके कि महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र क्या है, क्यों शुरू की गए हैं और इससे क्या फायदा महिलाओं को प्राप्त हो सकता है। ये जिला स्तर पर यानी एक महिला सलाहकार केंद्र बनाया जिसमें भी काफी मेंबर्स होते हैं और एसपी उसका चेयरमैन होता है। उसकी मीटिंग हर महीने के महीने जिले में जिला एसपी लेता है अपने स्तर पर और सर्किल स्तर पर डिप्टी एसपी लेता है। तो फिर जो छोटे मोटे जो भी कंप्लेंट आती है पहले यानी दोनों पक्षों को बुला करके उनमें अगर राजीनामा हो सकता है या तो कोई छोटी मोटी समस्या उसको डील किया जाता है। अगर ससुराल पक्ष वाले या दो लड़की पक्ष वाले नहीं मानते हैं तब फिर लीगल कार्रवाई करके उसके अंदर एक्शन लिया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो छोटे छोटे मामले जिससे यानी बड़ा मामला कोर्ट तक जाए और दोनों पक्षी कानूनी पेचीदगियों में फंस जाए उससे बच जाते हैं। जी सर, आपके अनुसार महिलाओं को अपनी चुप्पी तोड़कर सामने आना चाहिए, इसके लिए आप कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे? महिलाओं को यानी सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि यानी मैं परिवार के सदस्य हूँ, तो एक अहम सदस्य हूँ। मैं यानी नारी होने के नाते गुलाम नहीं हूँ, मैं गृहस्थी को चलाने की बराबर हकदार हूँ। तो मैं गृहस्थी में पति चलाता है तो पत्नी की बराबर अधिकार है। तो अगर वो तरीके से अपने सास ससुर को के दिमाग में ये संस्कार यानी ये विचार डाल देगी तो यानी सारा काम सही रहेगा। इसमें सबसे पहला काम स्टार्ट होता है जहाँ माँ बाप है अपनी लड़की को इस प्रकार शिक्षा दे
कि बेटा तुझे पढ़ना भी है, सबल भी होना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने परिवार को भी चलाना है। जी। तो ये सीधे वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। उसके बाद में फिर ससुराल में जाने के बाद में वो वैचारिक द्वंद्वता आती है वहाँ, यानी उसने अपने अधिकारों के लिए खुद को खड़ा होना पड़ेगा और उसने यानी खुद को उसका विरोध करके अपना पक्ष रखना पड़ेगा। जी सर। सर, आप स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में भी कमांडेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान आपके द्वारा कार्यों के बारे में हमें कुछ बताइए कि किस तरीके के कार्य आपके द्वारा किए गए। उत्तराखंड में जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी उसके बाद में माननीय अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने राजस्थान में भी SDRF की स्थापना करने का निर्णय लिया था। तो SDRF की स्थापना राजस्थान में हुई और उसकी बटालियन अभी गाड़ोता में स्थापित होने जा रही है। टेम्पररी ऑफिस यहाँ अपने जयपुर में ही है, जो सालाना महल उसमें। तो इसमें रेंज स्तर पर एक कंपनी दी हुई है प्रत्येक राजस्थान में सब रेंज के अंदर। तो अभी जो बरसात का मौसम है तो बाढ़ के अंदर जो लोगों के बचाव के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल में बच्चे वगैरह चले जाते हैं उनको निकालने का काम होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उसमें लोगों को बचाने का। तो मेन जो मानव निर्मित जो आपदा होती है या प्राकृतिक जो आपदाएं होती है उसमें बचाव का ये काम SDRF कर रही है। इसमें काफी अच्छा काम किया है, काफी लोगों की जिंदगी बचाई है। इसकी जिंदगी SDRF बचाती है तो उनके जवानों को संतोष मिलता है और पब्लिक में काफी पुलिस का पॉजिटिव पक्ष रखने को मिलता है। पुलिस ये अच्छा काम भी करती है। जी सर। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जो है वो एजुकेशन के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी आगे आया है और हमने कुछ कदम उठाए हैं सोसाइटी वेलफेयर के लिए, जिसमें सर हमने एक वृद्धाश्रम खोला है जिसके अंदर हम वृद्धजनों की सेवा करेंगे पूरी। इसके अलावा सर हम जो बंजर भूमि है उसे भी लीज पर लेकर उस पे काम कर रहे हैं। साथ ही स्वरोजगार की योजनाएं भी ग्रामवासियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर हमारी इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ज्योति विद्यापीठ द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के आप जो नाम लिए हैं ये समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है और आपके द्वारा किया गया जो कार्य है मील का पत्थर साबित होगा। और मैं यही कामना करूंगा कि ज्योति विद्यापीठ इस मामले में और बढ़ चढ़ कर काम करे, अपना नाम रोशन करे। मैं उसके यानी और अधिक उन्नति की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। सर, समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? समाज के लिए मैसेज ये है कि फिलहाल तो जो कोरोना का टाइम है इसमें जितना हो सके आप बचाव करें और स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करें। और रही महिला अत्याचार की बात है उसमें यानी महिलाओं को बराबर का माने कि महिला पुरुष बराबर समान अधिकार है और समाज की जो व्यवस्था है दोनों के सही रहने पर चल सकती है। जी सर, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की और अपने व्यू शेयर करे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। और दोस्तों, आइए अब सुनते हैं जावेद हुसैन की आवाज में एक खूबसूरत नगमा। शाम का एहतराम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए, क्यों ना एक दौर जाम हो जाए, क्यों ना एक दौर जाम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए।
सुबह से बेचैन पीने वाले हैं सुबह से बेचैन। काश जल्दी से शाम हो जाए, काश जल्दी से शाम हो जाए। शाम का एहतराम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए। जो कहते हैं मैं कशी है हराम, वो जो कहते हैं मैं कशी है हराम। जामो एक उनके नाम हो जाए, जाऊं एक उनके नाम हो जाए। शाम का एहतराम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए। जिसने ये इजाद की शराब जिसने इजाद की शराब उसको झुक कर सलाम हो जाए, उसको झुक कर सलाम हो जाए। शाम का एहतराम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए। 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप प्ले स्टोर पर जाकर जेवी रेडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर मेरा प्रोग्राम में आपको हम सभी एक प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे जहाँ पर आप अपना गाना या अपनी माइम या फिर अपनी कविताएं भी अपलोड कर सकते हैं। हमें आपके द्वारा भेजे गए सॉन्ग्स, माइम या फिर पोयम का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।